हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन गैलरी में। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड एल्गी ब्राइफाइट एंड लाइकेन्स। और हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गीज। एल्गीज में जनन प्रक्रिया और उसकी विधियाँ। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे दें, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जनन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा अपने समान संतति, जिसको भी हम सजीव ही कहेंगे, को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। किसी भी टॉपिक में उसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। डेफिनेशन के साथ ही हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछे जाए तो पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन अगर पॉसिबल हो तो वो दीजिए आंसर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जनन एक नेचुरल प्राकृतिक साधन मीन्स MEANS मीन्स, या हम इसको प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रक्रिया, प्रोसेस, PROCESS। जनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया या साधन है जिसके द्वारा सजीव प्रोपेग्यूट का मतलब प्रवर्धन, सजीव प्रोपेग्यूट या प्रवर्धन तथा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। वह अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं। एल्गीज में जनन तीनों विधियों से, कौन कौन सी तीनों विधियां? फर्स्ट इज कायिक जनन विधि, सेकेंड इज लैंगिक जनन विधि, एंड थर्ड वन इज लैंगिक जनन विधि। कायिक जनन को हम लिख सकते हैं वेजिटेटिव
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक को हम लिख सकते हैं एसेक्सुअल। मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। एंड सेक्सुअल को हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन मेथड, दैट इज लैंगिक। इस प्रकार आज के टॉपिक में हम प्रारंभ करते हैं कायिक जनन विधि को, फिर हम डिस्कस करेंगे अलैंगिक को और फिर हम डिस्कस करेंगे लैंगिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स। Topic is vegetative reproduction in algae। शैवालों में कायिक जनन। और पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन। इन्हें हटा देते हैं। तो सजीवों द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। और इस विधि की बात करें तो जनन एक प्राकृतिक साधन है जिसके द्वारा सजीव प्रोपोगेट अर्थात प्रवर्धित तथा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा अपने समान सजीवों को उत्पन्न करते हैं। एल्गीज में जनन की तीनों विधियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कायिक जनन विधि, अलैंगिक जनन विधि व लैंगिक जनन विधि। तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव। इस विधि के लिए अगर अपन समझें तो हम कह सकते हैं कि इस विधि और बाकी की विधियों में क्या अंतर है। तो यहाँ हम बता सकते हैं कायिक का मतलब कि जिस जनन भाग में केवल कायिक कोशिकाएं ही इंक्लूड होती हैं। यहाँ हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि एक थ्योरम है हाइपोथेसिस लाइक स्लाइडेन एंड स्वान ओमनी सेलुला जो उन्होंने सेल थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका की कॉपी ही हो सकती है, कभी भी कोई कोशिका नई नहीं बनाई जा सकती। और वही चीज़ है यहाँ पे। ये विधि एल्गीज की सबसे सरलतम विधि है और अधिकांशतः एल्गी इस विधि का उपयोग करती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इस विधि को अपनाया जाता है। अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल परिस्थितियों में थैलस की कोई भी अविशिष्ट कायिक कोशिका में विभाजन। वैसे तो अगर अपन बात करें तो ये समसूत्रीय विभाजन ही होगा, में विभाजन के फलस्वरूप
नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं। जनन की इस विधि में संपूर्ण अवधि में किसी भी प्रकार के स्पोर्स को हम कह सकते हैं बीजाणु, किसी भी प्रकार के स्पोर्स तथा अन्य जनन अन्य विशिष्ट जनन संरचना नहीं बनती है। जनन की इस विधि में संपूर्ण अवधि में किसी भी प्रकार के स्पोर्स या अन्य विशिष्ट जनन संरचना जो है उसका निर्माण नहीं होता है। एल्गीज में कायिक जनन की भिन्न भिन्न विधियां पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की जो एल्गीज हैं उनमें इनकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो हम लिख सकते हैं बाई सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका विभाजन द्वारा यह सबसे सरल विधि है। अनुकूल परिस्थितियों के लिए। अनुकूल परिस्थिति में संपूर्ण होती है। इसमें क्या होगा, थैलस की कोई भी सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका जो है वो इसमें शामिल होती है और विभाजन के द्वारा दो पुत्री कोशिका विकसित करती है या दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। डायग्रामेटिकली अगर अपन इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि ये कोई एक सिंपल सेल है
न्यूक्लियस, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनवेजिनेशन, अंतर्वलन जो है प्रक्रिया, वो हमें देखने को मिल रही है। पादप कोशिकाओं में यही चीज़ सेल प्लेट के माध्यम से होती है और यहाँ पे अंतर्वलन के माध्यम से और ये हो गई है दो पुत्री कोशिकाएं। पुत्री कोशिका और ये कैसी है, पैतृक। इस टाइप का जनन ज़्यादातर उन सेल्स में देखने को मिलता है जो ज़्यादातर एल्गीज यूनिसेल्यूलर है, अर्थात एकल कोशिकीय है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास, सिनकोकस, डाइएटम्स, युगलिना, क्रूकोकस आदि। नेक्स्ट लाइन, ये ऊपर वाली मिटा देते हैं, इंट्रोडक्शन वाली। Second point is by fragmentation, by fragmentation अर्थात विखंडन द्वारा। इस विधि के लिए अगर अपन डायग्रामेटिकली समझें तो ये फिलामेंटस टाइप की जो एल्गीज होती हैं, तंतुकीय या सिनोबियल जो एल्गीज होती हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कोई एल्गी है, ये अब एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक नॉस्टॉक, ठीक है, या हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑसिलोटेरिया, इनमें केंद्रक जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया के सदस्य हैं और इनके ऊपर एक म्यूसिलेज श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, दैट इज नॉस्टॉक। ये हो गया ऑसिलोटेरिया। एक और यूलोथ्रिक्स,
इसमें ग्रिडल शेप, मेखला प्रकार का और रिबन के तरीके का जो है वो क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और इसकी बेसल सेल की अगर अपन बात करें तो वो पतली होती है, क्लोरोफिल विहीन होती है, नोन एज होल्ड फास्ट सेल। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूलोथ्रिक्स। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम से समझाने का मतलब ये है कि इन डायग्राम्स में अगर कभी यांत्रिक बल द्वारा या आपस में कोई खिंचाव या घर्षण के द्वारा या कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों की हानि होने पर कोशिका मतलब थैलस की या फिलामेंट की कुछ कोशिकाएं बीच में से कैसे हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और ऐसे में जो फिलामेंट है वो कई जगह से कैसा हो जाता है, खंडित हो जाता है। और ये जो खंडित टुकड़े हैं इनके, जैसे अपन इसी की बात करें तो मैं इसी जगह से इसको खंडित करें तो ये हमारे पास में 2 खंड हो गए इसके। और ये अनुकूल परिस्थितियों में जहाँ पर भी गिरेंगे वहाँ पे अपने थैलस को वापस क्या बना लेंगे, परिपूर्ण या परिपक्व बना लेंगे। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में हम क्या लिख सकते हैं, फिलामेंटस एग्रीगेट एल्गीज। ठीक है, तंतु में या समूहन वाली एल्गीज में चीज देखने को मिलती है। यांत्रिक बल द्वारा अथवा तंतु या फिलामेंट की किसी अंतर्वेशी कोशिका के मृत होने से क्या हो जाएगा, तंतु या फिलामेंट अनेक खंडों में टूटता है या टूट जाता है। और प्रत्येक खंड जो है, क्योंकि वो एकल कोशिका का बना हुआ है, प्रत्येक फिलामेंट की कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है, अतः अनुकूल परिस्थिति में प्रत्येक कोशिका एक नए थैलस को बनाने में सक्षम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आर नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ऑस्लोटेरिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये 2 तो हैं सामान्य विधियाँ। इसके बाद जो हम विधियों का बात करें वो कुछ स्पेशल टाइप में हम कह सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ बात करें बाई हार्मोगोनिया। ये मिटा देते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, लाइक उडोगोनिया, स्पाइरोगायरा आदि। बाई हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया द्वारा। ये हार्मोगोनिया कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिसके लिए हम समझें नॉस्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं या ऑसिलोटेरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो थैलस की कोई भी अंतर्वेशी कोशिका, एक या एक से ज़्यादा कोशिकाएं, ठीक है, ये आकार में वृद्धि कर लेती हैं और असामान्य रूप से दिखाई देती हैं
दैट नॉन एज हॉर्मोगोनिया, और नॉस्टॉक में हम इसी को एक नाम और देते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, हेटेरो का मतलब हो गया विषम और सिस्ट का मतलब होता है दृढ़ कोशिका या दृक कोशिका। तो विषम दृक कोशिका के रूप में ये सामान्य कोशिकाएं या कायिक कोशिकाओं से अलग आकार की होती हैं, और इन्हीं संरचनाओं को, विशिष्ट संरचनाओं को, जो कि इसके अंदर भी बन जाती हैं और ओस्लोटेरिया के अंदर भी अलग अलग पैचेज के रूप में इनकी भित्ति मोटी हो जाती है, और ये सामान्य कोशिका से आकार में कैसे दिखाई देते हैं, वृहद दिखाई देती है। इन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट और हॉर्मोगोनिया। ये कोशिकाएं दो मुख्य काम में आती हैं। पहला, ये कोशिकाएं बैक्टीरिया द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज में आती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये भूमिका निभाती हैं, और दूसरा ये जनन में भी भूमिकाएं निभाती हैं, क्योंकि ये स्टोरेज के युक्त होती हैं, खाद्य पदार्थ संचयित युक्त होती हैं। अतः थैलस से जब ये कोशिकाएं पृथक होती हैं तो पहले तो थैलस इन कोशिकाओं की वजह से खंडों में टूट जाता है, प्लस ये कोशिकाएं जहाँ पर भी गिरती हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर ये क्या हो जाती हैं, जनन करके नया थैलस को बनाने में सक्षम होती है। तो हम इतनी देर से बार बार अनुकूल 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 लिख रहे थे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हल्का सा प्रतिकूल। जनन तो अनुकूल में ही होगा, लेकिन ये व्यवस्था जो है हार्मोगोनिया की, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में एल्गीज द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ और हम यहाँ पे 3-4 नाम ऐड कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम लिख लेंगे नॉस्टॉक, ओस्लोटेरिया आदि, क्योंकि ये साइनोफाइसी के सदस्यों का एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ पे कुछ अलग नाम और लिखते हैं, लाइक नंबर 4 बाइबल्बिल्स, बाइबल्बिल्स, 5 बाइट्यूबर्स, 6 बर्ड्स, 7 बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इनकी हिंदी भी सेम ही रहेगी। ट्यूबर्स को हम लिख सकते हैं कंद, बर्ड्स को हम लिख सकते हैं कलिका, और बल्बिल्स का भी मतलब हिंदी में थोड़ा सा एक तरीके से कलिकाओं के रूप में ही होता है, लेकिन इनको हम लिख देते हैं पत्र कलिका, प्रपत्रों द्वारा। हार्मोगोनिया को यहाँ से मिटा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ और हमको जो कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज कारा। ये विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट एल्गी की प्रजातियों के द्वारा अपनाया हुआ विधि जनन का तरीका है, मेथड है। ये काई जनन का मेथड है जो सभी एल्गीज में नहीं पाया जाता। कुछ प्रगत एग्जाम्पल्स जो हैं वो इनके देखने को मिलते हैं, और कारा में इन दोनों सेल डिवीजन नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन, उसके अलावा इन चारों में से किसी भी एक विधि द्वारा यहाँ पे जनन जो है वो दिखाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में कारा की इन जनन विधियों को डिस्कस करते हैं।